बड़ी खबर, नतीजों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है सामने। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि कांग्रेस रणनीति पर विचार करे। ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, यानी इंडिया ब्लॉक में अब कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह बात कही है, उद्धव गुट की नेता है। हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स भी है कि जहां हेड टू हेड मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी का, वहां पर कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे पहले कि हम आपको वो ग्राफिक दिखाएं, बहुत बहुत अहम है ये बयान शिवसेना की तरफ से आता हुआ। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए गौरव कि अभी भी वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में, उस पर विचार किया जा रहा है। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। तो देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि जहां सीधी लड़ाई होती है, सीधी टक्कर होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां कांग्रेस कमजोर। अक्कू जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस को दो चीजों पे चिंता करनी चाहिए। पहली ये कि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि बड़ी अच्छी कैंपेन की बीजेपी ने। जब भी शिवसेना यूबीटी बीजेपी की तारीफ करने लगती है तो शायद कुछ धड़कनें तेज हो जाती हैं कांग्रेस की। नाना पटोले इस वक्त सोच रहे होंगे इतनी तारीफ क्यों। देखिए, इसके ये सीधे अर्थ हरियाणा से मत जोड़िए, इसको सीधा महाराष्ट्र से जोड़ दीजिए। हाँ। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाओ, हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखो, हम पे ज़्यादा विश्वास रखो। तुम्हारी दुकान छोटी है, वहाँ पर तुम कम में रहो, तब तुमको कुछ मिल सकता है। तो जो तुम्हारी चाहत है कांग्रेस की कि तुम जरा बड़ा करके सोचोगे, बड़ा करके करोगे, वो नहीं होने वाला है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में हुआ भी है। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में थी, वहां उन्होंने अच्छा किया है, और जहां सीधे हेड ऑन आए हैं वाकई वहां पे कमजोर साबित हुए। ये आपकी थ्योरी हर जगह काम नहीं करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य की स्थिति, खास तौर से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा बड़ी पार्टी थी तो उसको दिया गया, लेकिन किसको खा 90% लोगों को यकीन नहीं था कि हरियाणा में ये हो जाएगा। ये हम सबको मान लेना चाहिए कि कोई भी नहीं कह रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वहाँ की हालात और भाजपा वहाँ इस कोशिश में कामयाब हो गई कि जो उसको, चाहे वो जाट वर्सेस नॉन जाट करना हुआ हो, चाहे उसने और तरीके से समीकरण ठीक किए हो, चाहे नायब सिंह सैनी को बना के कुछ ठीक किया हो, चाहे लोगों को ये बताना हो कि हम आपके लिए ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर में कर रहे हो, किसानों में कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, पूरी तरीके से नहीं किया। तो उनको कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर यकीन रहा नहीं। लेकिन आपकी बात पे असद कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। असद बोलिए। नहीं, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है जी, कांग्रेस भले 4 या 8 या 7 सीट ही जीते, उनके लिए इसमें इम्प्रूवमेंट ही है। ओके, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स एंटायरली डिफरेंट है। वन ये कि जम्मू रीजन टोटली 2014 से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, और कश्मीर वैली में कांग्रेस तकरीबन वहाँ से फिनिश हो चुकी थी गुलाम नबी आज़ाद की डिसएसोसिएशन के बाद। अब जितनी भी सीटें उनको मिल रही हैं, हम ये समझ के चल रहे हैं कि ये उनकी इम्प्रूवमेंट ही, न कि उनकी कोई लॉस है इसमें, क्योंकि वो ना दे हैव स्टार्टेड आउट ऑफ स्क्रैचेस। बिल्कुल, वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पुष्पेश जी, सबसे जरूरी अब होगा कांग्रेस को ये देखना कि आने वाले चुनाव में अब अलायंस के इक्वेशन को, यानी गठबंधन में कैसे मैनेज किया जाए, उसको देखना पड़ेगा। अभी आम आदमी पार्टी को, जैसे उन्होंने हरियाणा में उन्होंने कुछ खास स्पेस नहीं दी, उन्होंने कहा चलिए दोनों अलग अलग लड़ते हैं, हम 1-2 सीटें देने को तैयार है। अब जो है बाकी दोनों जो स्टेट्स है, आप झारखंड की बात कर लीजिए या फिर महाराष्ट्र खास तौर पर बात कर लीजिए, अब उनके अलायंस पार्टनर्स बोलेंगे देखिए भाजपा से आप अकेले नहीं लड़ पाते अच्छे से। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चिंतन का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए वो ये है कि जो अब तक सिर्फ सारा दांव
राहुल गांधी पर लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी का उत्थान हुआ है, उनका ज्वार बढ़ रहा है, देशव्यापी हो रहा है, उन्होंने नए मुद्दे उठाकर चुनाव में सामने रख दिए हैं, उस सब पर पुनर्विचार की ज़रूरत पड़ेगी कि राहुल का व्यक्तित्व कितना ही करिश्माई बनाया जाए। कहीं ना कहीं संगठन की ज़रूरत पड़ती है और भाजपा ने यह बात प्रमाणित कर दी है हरियाणा में, इनको आप प्रारंभिक रुझान कहें, कुछ कहें, कि उनका प्रदर्शन आशा से कहीं अप्रत्याशित रूप से बेहतर रहा है। तो कहीं ना कहीं बिना मोदी के, बिना शाह के, बिना किसी करिश्माई व्यक्तित्व के, बिना डबल इंजन सरकार के जो उनके समर्थक थे, उनके संगठन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अपनी अहमियत प्रमाणित कर दी। नहीं, ये और यही सबसे बड़ा सवाल है इस इलेक्शन में। 2014 के बाद हम देख रहे हैं ब्रांड मोदी को थोड़ा पीछे रखा गया और हरियाणा की सरकार को, नायब सैनी को थोड़ा आगे रखा गया। जयशंकर जी, ये कहा गया कि हरियाणा की सरकार के कामकाज का ज्यादा जिक्र करना। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भी केवल 4 रैलियां की हैं हरियाणा में, उसके बाद ये रिजल्ट है। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए संकेत देखते हैं आप इन नतीजों में, इन रुझानों में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स की है, कांग्रेस के अंदर लगातार इस बात को लेकर के उहापोह की स्थिति रही है। कभी उसको लगता है कि हमको गठबंधन राजनीति में जाना चाहिए, कभी जब थोड़ा सा सफलता मिल जाती है तो उसके अंदर का अतीत का अहंकार हावी हो जाता है कि नहीं, हम तो अकेले दम पे अपना सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रीजनल पार्टीज के रहते हुए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोनों ग्रंथियों के चलते उसका संघर्ष होते रहता है, उसी का उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आप देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कहीं भी इंडिया अलायंस दिखाई नहीं दिया। एक सीट उन्होंने शायद CPM को दे दी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया अलायंस मतलब अखिलेश यादव भी आते वहाँ पे, अगर तेजस्वी यादव भी आते अगर वहाँ पे, या शरद पवार भी जाते वहाँ पर, अगर आप एक साथ ज्वाइंट कैंपेन करते इंडिया अलायंस की तरफ से करते, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मतलब हम तो अकेले ही कर लेंगे सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने महाराष्ट्र का जिक्र किया सर, एक और बड़ा जरूरी जो गठबंधन की बातचीत होगी वो होगी जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। उसमें 10 सीटों में कांग्रेस कह रही है कि हमें आप 4-5 सीटें दीजिए। अब उनकी वो जो बार्गेनिंग पावर है वो घट जाएगी शायद। नहीं, सवाल ही नहीं है, वो देंगे भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ी खबर आ रही है जयशंकर जी, आपको रोकूंगा। मनोहर लाल खट्टर के घर आधे घंटे से मीटिंग चल रही है। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक सीएम रहे और उसके बाद अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। खट्टर के घर आधे घंटे से मीटिंग जारी है। हरियाणा में चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी की तरफ से, और उनकी और खट्टर की बैठक चल रही है और तस्वीरें भी आ गई हैं। वो तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको दिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान खट्टर के घर आधे घंटे से मौजूद हैं और वहां पर मीटिंग जारी है। सुरेंद्र नागर और धर्मेंद्र प्रधान वहां पर खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान खट्टर के घर पहुंचे हैं इन रुझानों के बाद और वहां अब मीटिंग चल रही है आधे घंटे से। यानी सुगबुगाहट जो है शुरू हो गई है। आंकड़े जो हैं अभी बीजेपी के फेवर में सीधे सीधे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। जेपी नड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी से भी बात की है। पार्टी प्रेसिडेंट, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके नायब सैनी को शुभकामना दे दी है। दोनों के बीच बातचीत हो गई है और यानी कि ये मीटिंग, और अब अगला कदम क्या होने वाला है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर से ही। क्या कुछ चल रहा है अंदर? ओवर टू यू कुंदन। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के घर पे अभी से ठीक आधे घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के जो को इंचार्ज है सुरेंद्र नागर, वो दोनों पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उनसे मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है। और अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, अभी अभी वो अंदर गए हैं और अंदर जाने के बाद उनसे बातचीत चल रही है। दरअसल आज का दिन काफ़ी अहम है और खास करके हरियाणा चुनाव को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरीके से आगे हरियाणा में सब कुछ किया जाए। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के प्रभारी हैं, ऐसे में उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है और बताया यह जा रहा है कि आगे की रणनीति डिस्कस करने के लिए इस वक्त यहाँ पे मीटिंग चल रही है और किसी भी वक्त यहाँ से वो निकल सकते हैं, ऐसा ही बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ भी फैसला हो उस फैसले के बाद संभव है मनोहर लाल खट्टर खुद सामने आए और आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जो कुछ भी पार्टी की सहमति से होगा, जो भी निर्णय होगा, उस पर हम लोग सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन इस बातचीत का नेचर क्या हो सकता है कुमार, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर तो अब केंद्र में है, फिर धर्मेंद्र प्रधान का खट्टर के यहाँ जाना और आधे घंटे से बात करना का दौर ये इस कुमार, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बातचीत का एजेंडा क्या हो सकता है?
देखिए बहुत तय है बातचीत का एजेंडा, चूंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हालांकि चुनाव में ये तय कर दिया गया था पहले ही कि अगर पार्टी जीती है तो अगली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे। लेकिन बावजूद इसके उसके पहले की जो कवायद है कहीं ना कहीं, चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आगे किस तरीके से रणनीति अख्तियार की जाए, किन किन लोगों को शामिल किया जाए, क्या किया जाए और किनको कितनी तरजीह दी जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पार्टी एक राय बनाना चाहेगी और पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी मुद्दे पे कोई कंफ्यूजन हो। तो मुझे लगता है कि एक बार जो सरकार बनाने की रणनीति है उस रणनीति से इतर सबको साथ लेके चलने की जो कवायद है और उस पे एक तरह से आम राय बनाने की कवायद है, उसी कवायद के तहत ये बैठक हो रही है। और मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा गौरव कि अब से आधे घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है, उसके थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद फिर अंदर गए हैं और इंतजार इस बात का है कि कैसे ही धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर के सामने तमाम वो बातें रख रहे होंगे कि अब आगे की कैसी रणनीति ली जाए और आपकी क्या राय है और जो सरकार बनाने की कवायद और तमाम तरह की चीजें उस पर चर्चा हो रही है। चलिए, हरियाणा का पहला नतीजा सामने आ गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नू कांग्रेस के आफताब अहमद वहां से जीते हैं। ये जो पूरा इलाका है, और आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आप इस इलाके में जा चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, मेयो मुस्लिम्स का ये एक बड़ा इलाका है। मेयो मुस्लिम्स का यहाँ पर बहुत पैठ भी है। ये वो भी इलाका है जहां पर वीएचपी की यात्रा में हमला हुआ था। ये पूरा इलाका नू मेवात का, यहाँ पर 4 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और इन चारों पे ही गौरव कांग्रेस आगे। नू की बात करें मेवात रीजन की तो फिरोजपुर, जिरका, पुन्हाना और नू, ये 3 सीटें आती हैं और तीनों कांग्रेस के पास थी और ये जताया जा रहा था, अंदेशा, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां पर यही जीतेंगी, कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ सकती हैं सीटें। और नू का नतीजा बता रहा, अच्छे खासे वोट से जीते हैं, बहुत अच्छी खासी विक्ट्री है उनकी, वन साइडेड वोट है कि 6 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं हरियाणा में, 4 में कांग्रेस आगे है और ये वही नू की 4 देखिए पुन्हाना का भी रिजल्ट आ गया, 2 में बीजेपी, मेवात में ही पड़ता पुन्हाना, वहां भी कांग्रेस जीत गई। अब एक फिरोजपुर झिरका जहां से मामन खान चुनाव लड़ रहे हैं और वो देखना होगा कि और मामन खान के खिलाफ तो केस किया था मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, वो मेरे ख्याल से जेल भी गए थे इसी वीएचपी यात्रा के ऊपर जो हमला हुआ था। मामन खान के ऊपर केस चल रहा था, दंगा भड़काने का आरोप का उनके ऊपर, उनको टिकट मिला और वो अब काफी बड़ी मतों से आगे चल रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। कई सारे ऐसे इलाके हैं, अगर हम बात कर लें करनाल की, पलवल की, जो ओबीसी बाहुल इलाके हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ज्यादातर जो सीटें जिनमें कांग्रेस बढ़त दिखा रही है वो है जो कि जाट बाहुल है। क्या कहेंगे इसके बारे में, इन ट्रेंड्स के बारे में? देखिए, मैं तो अपनी बात प्रधानमंत्री जी की बात से ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप बंटना क्यों चाहते हैं। तो बांटने वाली बात तो इस सवाल से ही हो रही है जब 36 बिरादरियां चुनाव लड़ी हैं और सब लोगों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ाया है। परिणाम जिस भी दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब रुझान परिणामों में बदल रहे हैं और हमारा अपना इंटरनल फीडबैक कह रहा है कि ये जो नंबर्स आपके सामने हैं, ये नंबर्स आपको बदलते हुए दिख जाएंगे। तो जब 36 बिरादरियाँ एक साथ आकर चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव का रिजल्ट मोर और लेस इसी तरीके से होता है। और जहाँ तक रही पलवल और इस जिसको आप ओबीसी वाला क्षेत्र ज़्यादा बता रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या है, आप समझिए हर क्षेत्र की हरियाणा में अपनी एक अलग राजनीति है और उसको सबको साथ में लाने का काम हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसको देखते हैं और शाम को हम लोगों को लगता है कि इस पर अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, पलवल का एग्जांपल दे रहे हैं। पलवल में एक सीट पड़ती है होडल, इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वहां से पीछे चल रहे हैं, 4 बार चुनाव जीते हैं और वो किससे पीछे चल रहे हैं? बीजेपी के फर्स्ट टाइमर से। बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे उदय भान पीछे चल रहे हैं। तो पलवल में ये भी हो रहा है। लेकिन गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, कांग्रेस अभी तक कह रही है कि अभी वेट करिए, इलेक्शन काउंटिंग स्लो हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे हम अभी रिकवर करेंगे। अच्छा, गौरव भाटिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन उदय भान, उनका पीछे चलना ये क्या बताता है आपको जी? उदय भान के खुद के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने जो कैंपेनिंग की उसमें उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हें मेरी इज्जत बचानी है इस बार, उसके बावजूद वो पीछे चल रहे हैं। देखिए, इज्जत बचाने ना बचाने का सवाल मतदाता ऐसे नहीं मानता है। चाहे वो उदय भान हो, चाहे वो अनिल विज हो, उन्होंने भी कहा मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ।
उदय भान अपनी इज्जत बचाने की बात कुछ कर लोग तो ये भी रहे थे। कहते हैं उदय भान जी भी मुख्यमंत्री बन हाँ, सकते हैं तो अगर कोई दलित इसीलिए चेहरा जितने सामने लाए बड़े तो। आदमी हैं वो उम्र के आखिरी दौर में हमेशा इज्जत बचाने की बात पर आ जाते हैं। हुड्डा साहब ने भी कहा था इस बार आखिरी बार बन जाऊंगा तो बड़ा संतोष होगा, तो ऐसा लग रहा था उसके बाद जहां जाएंगे वहां बिल्कुल संतोष की स्थिति में होगा। राजनीति में ऐसा कतई नहीं होता। राजनीति में जो होता है आपका परसेप्शन काम करता है, आपकी रणनीति काम करती है। और अभी आपको बता दूं मैं, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट वेबसाइट है उसके हिसाब से भाजपा 51 सीटों पर आगे हो गई है और 34 सीटों पर कांग्रेस रह गई है। जहाँ तक बात एक और इम्पॉर्टेंट थी कि अभी आप लोग धर्मेंद्र प्रधान और खट्टर की बातचीत का कर रहे थे जिक्र। खट्टर साहब चाहे कुछ भी हो, विलन बन गए लास्ट में क्योंकि एक वर्ग को लेकर के काफ़ी उनकी नाराज़गी थी उनसे, लेकिन वो विधायकों को मैनेज करने के लिए, चाहे वो एक विधायक हो, दो विधायक हो, जो भी निर्दलीय एक या दो होंगे उनको मैनेज करने की बात हुई होगी। उसके अलावा INDL जो लोकदल है उसको भी अपने साथ रखेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, 50 हो जाएं, 52 हो जाएं, 51 हो जाएं, 45 रह जाएं, तो वो रखना चाहेंगे क्योंकि भविष्य की रणनीति के हिसाब से उनको ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है बातचीत उस पर ज़्यादा थी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अब रणनीति स्थानीय हिसाब से ज़्यादा की जाएगी। पर ये जो है, जो मीटिंग के बारे में क्योंकि आपने जिक्र किया पुष्पेश जी, ये बात तो तय है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब तो सिर्फ औपचारिकता है। उसको तो छेड़ा नहीं जाएगा। नायब सिंह सैनी इस समय ओबीसी बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। उनकी वजह से माना ये जा रहा है कि उन्होंने जो अपना वर्ग है वो लिया है, उनकी मेहनत काम आई है। और उस आदमी की सबसे बड़ी खासियत जिसको बहुत ज़्यादा रेखांकित नहीं किया है, उसने हर एक आदमी के कंधे पे हाथ रखा है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, कुछ योजनाओं को लागू किया है। तो वो परसेप्शन जो खट्टर साहब का था उसको तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अगर नायब सिंह सैनी कुछ करना चाहेंगे तो वो बड़े उनको ही बनेगा, वो उन्हीं का चेहरा सामने आएगा। इससे पहले कि असद आप बोले, मैं एक चीज, क्योंकि एक ही जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप बिग पिक्चर जो 180 सीटों की देख रहे हैं ना, अभी आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या बोला, जो शिवसेना की नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब हेड टू हेड बीजेपी और कांग्रेस लड़ते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, उनको इस बात पे विचार करना चाहिए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर हरियाणा मिला करके 180 सीटें थी जहां पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने थी, उसमें बीजेपी ने 75 सीटों में बढ़त बनाई है और 46 सीटों में अभी कांग्रेस आगे है। और ये तब जबकि बीजेपी का प्रदर्शन कश्मीर में कुछ खास अच्छा नहीं है। तो ये ज्यादातर सीटें जिसमें लीड दिख रही है वो हरियाणा और जम्मू से आई होंगी। अब अगर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर को अलग अलग देखें गौरव, तो देख लेते हैं कि जो हेड टू हेड फाइट्स थी उसमें क्या नतीजे निकल करके आ रहे हैं। तो हरियाणा को अगर हम पहले देखें सुधीर, अगर आप वो दिखा देंगे आंकड़ा, ऊपर है, हरियाणा ऊपर 48-36, हरियाणा में 48-36 तो ओवरऑल आंकड़ा है, पर जहां आमने सामने की लड़ाई थी वहां पर भी बीजेपी ही अभी आगे दिखाई दे रही। और 48-36 में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये हाईएस्ट एवर है तीनों चुनाव में। अगर इसी पर टैली रुकती है तो 47 था 2000, सोचिए पहले उसमें, मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जहां ये कहा जा रहा था कि भाजपा साफ हो जाएगी, पहले हमने किया हाफ, अब हम करेंगे साफ, ये कह रही थी कांग्रेस। साफ तो छोड़िए, पिछली बार की टैली से एक सीट ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी सुधरा है, 31 से 36 आए, अब वो 36 फाइनल है। वो सब जेजेपी और INLD के। अच्छा, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित वहां पर मौजूद हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। अंकित, बताइए क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल होता है सुनना, इतना ढोल लाउड हो जाता है गौरव कि आदमी सुन नहीं पाता। बोलिए अंकित, बोलिए, हम आपको देख पा रहे हैं। अंकित, बताइए, आपके पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे दिख रहे हैं, बताइए। गौरव, मैं इस समय मौजूद हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जम्मू में, और यहाँ पर जिस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं, और ऐसा बताए हैं आप, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ढोल लगाने यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। कितने खुश हैं आप लोग और क्या फैक्टर आपके लिए काम किया? देखिए, खुशी का माहौल आप देख रहे हैं।
मैं जम्मू कश्मीर की तमाम जनताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जम्मू कश्मीर की उन माओं का, उन बहनों का, अपने भाइयों का, और खासकर डेली वेजर स्टूडेंट, जो लोग बीजेपी से तंग थे, आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी पार्टी। आप लोगों के लिए कौन है सीएम चेहरा? देखिए, सीएम चेहरा तो आप सबको पता कौन है, उसमें हमें बताने की कोई जरूरत। उमर अब्दुल्ला बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपको ये बता दूं, जो लोगों ने जितना हम पे भरोसा जताया है, हम उनकी एक एक वोट का बदला अपने काम कर कर उनके हक और हुकूक दिलवाएंगे। ये देखिए गौरव, मिठाई खिलाई जा रही है, ये देखिए, ये जमहूरियत है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लाइव है सर, कितने खुश हैं आप लोग एक बड़ी जीत और बड़े मार्जिन के साथ, साफ तौर पे जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं? ये हम अंधेरे से उजाले में आए। अच्छा। और उजाले में जब आदमी आता है कितना खुश होता है, इसका अंदाजा ऊपर वाला ही लगा सकता है। आप लोगों के लिए कौन है सीएम चेहरा? अंकित, ठीक है, अंधेरे से उजाले की तरफ कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है गौरव भाटिया कि अब उजाला होगा, नई सुबह नए कश्मीर में। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं पद्मजा जी, उनको सूर्य की रोशनी, लोकतंत्र का उजाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र की जीत हो चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। लोकतंत्र की जीत क्यों हुई है ये बताना आवश्यक है। इतिहास लिखा गया है हरियाणा में, जहां प्रो इनकम्बेंसी क्या होती है भाजपा ने दिखाया है। 10 साल सत्ता में रहे, काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने आशीर्वाद दिया, पुनः हमारी सरकार बन रही है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो जलेबी फैक्ट्री में बनवा रहे थे राहुल गांधी, जनता ने हरियाणा की बता दिया है कि जलेबी ईमानदार हलवाई की दुकान पे बनती है, ना कि फैक्ट्री पे बनती है। और किसान हो, जवान हो, संविधान हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इन मुद्दों पे हम जीते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड रख के। कश्मीर की बात कर लेते हैं पद्मजा जी। अनुच्छेद 370 टेम्पररी शब्द से अनुच्छेद 370 शुरू होता था। 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, किसी में हिम्मत नहीं थी छू दे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद 370 को हटाया। पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई। 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर जा चुके हैं और जनता 62% 63 नहीं। लेकिन गौरव जी, आप जिस नए कश्मीर की बात कर रहे हैं वही सवाल है। आपने कहा, बीजेपी ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद का ये नया कश्मीर है, यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्थर नहीं उठा रहे, यहां पर रोजगार आ रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बावजूद आपको उस कश्मीर रीजन से एक सीट नहीं मिल रही है, वहां से रिजेक्शन क्यों है? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने ये प्रश्न पूछा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है, आपका चैनल देख रहा है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारनी पड़ती है। ये पूरे भारत की जनता जानती है कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करके कश्मीर मजबूती से हमारा हिस्सा और मजबूती से बनाया। तभी पाकिस्तान को दर्द हुआ, तभी चीन को दर्द हुआ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है, मत भूलिएगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम बहाल करने के लिए अनुच्छेद 370 चीन की मदद लेंगे। उनका मैनिफेस्टो ये कहता है, कौन भारतीय है जो तिरंगा के लिए अपनी जान दे सकता है, ये सुनना चाहता है कि अनुच्छेद 370 बहाल किया जाए। और कांग्रेस पार्टी आज उनका घटक दल है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछिए, बहाल करेंगे कि नहीं। अच्छा गौरव जी, हमारे साथ बशीर असद हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, पत्रकार हैं, वो आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बशीर, जरूर, प्लीज प्लीज। गौरव भाटिया जी, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप मेरे भाई हैं। गौरव, बोलिए, सुन रहे हो। गौरव, उलगाववाद, आतंकवाद के नाम पे आपने वहाँ सैकड़ों सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट कर लिया 311 इन्वोक करके।
और वही उलगाववाद और आतंकवाद के जो लीडर्स हैं, जो सरगुरु हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, जैसे जमात इस्लामी है, इंजीनियर रशीद है, उनके साथ आपका संगठन हो रहा है, उनको आप इलेक्शन में उतार रहे हैं, वो आपके सहयोगी बन रहे हैं। कल तक जब तक आपने इंजीनियर रशीद को और जमात इस्लामी को आगे नहीं किया था, तब तक वहां सेपरेटिस्ट नैरेटिव के हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी। जब ये लोग सवाल पूछिए, असद जी मैदान में आ गए तो सेपरेटिस्ट नैरेटिव के हवाले से बातें दोबारा शुरू होने लगी। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आप मेरे भाई हैं। आपने कहा मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे भाई हैं। और क्योंकि आपकी जो भाषा है वो बड़ी मधुर है, उसमें कश्मीर की खुशबू है, मिठास है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे, आप भी ये मानेंगे, यासीन मलिक जिसने हमारे इंडियन एयरफोर्स के 5 अधिकारियों को गोली मार दी थी, उससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसको प्रधानमंत्री आवास पे बुला के राय लेते थे कश्मीर नीति पे। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। बिट्टा कराटे, वटाली, ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे देश की जड़ों को खोखला करते थे। इनको दीमक माना जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भारत के हित में कार्य नहीं करता, कमजोर करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं लेंगे। अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका कारण केवल एक है, राष्ट्र हित सर्वोपरि, यही हमारा मूल मंत्र है और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, अकू जी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। गौरव, ये आप बताएं कि हरियाणा में हारी हुई लगभग बाजी जीतने के बाद कैसा लग रहा है, और ख़ास तौर से 2024 के बाद जब आपके ऊपर हार का, राज्यों में हार की बातें हो रही थी, ऐसे में ये हरियाणा की जीत आपको आगे किस तरीके से ले जा पाएगी? सर, इसी बीच एक अपडेट भी है, विनेश फोगाट जीत गई है। विनेश फोगाट जीत गई है सर। सहयोगी संगठनों से या सहयोगी दलों से कैसी भूमिका रखेंगे आप आने वाले चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ये रहा है कि या तो हम चुनाव जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से, और या चुनाव में कुछ सीखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे मोहर लगी है। मैं आपको एक आकलन देता हूं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो हरियाणा हो, हैट्रिक लगाई है हमने। लेकिन 2014 के बाद जो नकारात्मक राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, आज तक किसी चुनाव में ऐसा नहीं है सरकार हो रिपीट हुई हो, दोबारा कभी सरकार नहीं बनी। हम जो जनादेश आएगा, अभी भी रुझान है, परिणाम नहीं, सर आंखों पे रखते हैं जनता का जनादेश। अभी जयराम रमेश और सुरजेवाला और पवन खेड़ा के बयान आ रहे थे जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है, और सुबह 9 बजे ये लोग फैक्ट्री वाली जलेबी बना रहे हैं। नहीं, अच्छा गौरव जी, एक अपडेट आ रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं, बधाई देंगे उनको आप? अगर मेरी बहन जो कि पहलवान रह के भारत का तिरंगा ऊपर उठाती है, क्यों नहीं बधाई देंगे? मैंने आपको बताया, जीत हार चुनाव में लगी रहती है, हमें नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगाट जी को कहा चैंपियन ऑफ चैंपियंस। देश के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे उनकी पैरवी करते हैं। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सानी जी ने कहा उनको पदक नहीं भी मिला तब भी हम ये मानते हैं कि उनको पदक मिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, विपक्ष में बैठे और एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह पर हमारे देश के लिए लड़ी हैं, हमारी देश की पहलवान रही हैं, और एक नई महिला विधायक हरियाणा में चुन करके आएंगी, तो वो भी बधाई की पात्र हैं। आप काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया जी। कांग्रेस से भी एक रिएक्शन लेते हैं। मिश्रा जी, बताइए, आपको अब किस तरीके से एक खट्टा मीठा सा एक पूरा रिजल्ट निकल करके आ रहा है? इतना आपने सपोर्ट किया विनेश फोगाट को, वो जीत रही हैं, पर बाकी जगह में वैसी सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है। ये जनता का जनादेश है, गौरव भाटिया कहते हैं। विनेश जी, मैं बहुत शांति से गौरव भाई को सुन रहा था,
और मुझे सुनते सुनते पता नहीं क्यों शुतुरमुर्ग की याद आ गई, क्योंकि ये कह रहे थे ना कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, तो ये शुतुरमुर्ग वाली बात कर रहे थे। आज हरियाणा का परिणाम जिस भी दिशा में आएगा, हरियाणा के अंदर जो सवाल थे, वो चाहे किसानों के ऊपर लाठी चलाना, उनके दिल्ली आने से पहले कीले ठोक देना, वहाँ के जवानों को बेरोज़गारी की तरफ धकेल देना, वहाँ की महिलाओं को महंगाई की आग में जला देना, इस तरीके की जितनी परिस्थितियाँ थी, आज वो बदली तो नहीं। अगर इनका शासन, जो हमें लगता है कि नहीं आ रहा, अगर आता है तो इनके सामने बड़ी चुनौतियाँ तो यही रहेंगी कि वो जो पूरा इनका जो क्रियाकल्प किया हुआ था, वो जो 10 साल का अन्याय काल था, उसके अंदर जिन ग्रुप्स को इन्होंने अपने साथ नहीं लिया और बंटवारे की जो राजनीति की है, उसके ऊपर इनको जवाब भी देने होंगे और लोगों के बीच में जाकर समझाना भी होगा कि हम लोग। एक और अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, कैथल से आदित्य सुरजेवाला जीत गए हैं। उनको करीब करीब 50,000 वोट मिले और 9,898 के मार्जिन से आदित्य सुरजेवाला जीत गए हैं। ये खबर इस वक्त हम आपको बता सकते हैं। गृह मंत्री ने भी बात की है नायब सैनी से, ये भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी से बात की है, नतीजों को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं उस पर बात की है। और अब क्योंकि बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ गई है, खट्टर के घर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं, वहां बातचीत चल रही है आधे घंटे से, बल्कि ज्यादा समय हो गया। और अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है हरियाणा के नतीजों पर, और अब जरूर ये मंथन चल रहा होगा कि आगे कैसे इस पर आगे बढ़े। और इससे जो लर्निंग्स होती हैं वो बाकी के जो आने वाले चुनाव हैं उनको कैसे रेप्लिकेट किया जा सके। निधि के पास चलते हैं, क्योंकि अब जो बड़े मैसेज हैं, बड़े ट्रेंड्स हैं इन रुझानों से, वो क्या आपको बता रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल पद्मजा, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं और हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत सरप्राइजिंग हैं। आइए क्विक ब्रीफ जल्दी से दे देते हैं कौन कौन सी सीटें जिस पे आगे चल रहे हैं। हरियाणा के आपको दिखा रहे हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के भी आपको दिखाएंगे। 90 सीटें जिसमें आपको बता दें कि लाडवा से बीजेपी आगे है, शाहबाद से कांग्रेस आगे है, टोहाना से कांग्रेस, आपने बताया कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला जीत गए हैं, और नारनौल से कांग्रेस, जुलाना से आपको हमने बताया कि विनेश फोगाट जो है वो जीत गई हैं कांग्रेस से, और एक बड़ी जीत है उनकी। ये हम आपको अलग अलग, रानिया से इनेलो आगे चल रही है, इसके अलावा रोहतक से कांग्रेस आगे है। अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए, लेकिन ये लबोलुबाब है। अब आपको रीजन वाइज बताते हैं। देखिए बीजेपी 48 सीटों पर और कांग्रेस 36। अब आइए रीजन वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र का ये देखिए, ये जो इलाका है, 27 सीटें इसमें आती हैं जिसमें बीजेपी विन करती हुई दिख रही है, लीड लेती हुई दिख रही है। 15 सीटें आगे बढ़ती हुई दिख रही है बीजेपी। जाटलैंड जो कहा जाता है जिसमें 18 सीटें आती हैं, इसमें बीजेपी आगे 7 है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों के साथ आगे चल रही है। जो बागड़ इलाका होता है, 18 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं, इसमें भी कांग्रेस लीड करते हुए चल रही है, लेकिन फर्क जो है, अंतर है, वो कम है। इसके अलावा अहिरवाल जो आपको बता दें, इसमें बीजेपी लीड करते हुए चल रही है और बीजेपी 19 सीटों के साथ आगे चल रही है। इसमें कांग्रेस को एक झटका जरूर है। इसके अलावा जो कुल है, कुल मिलाकर देखिए जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि 48 सीटों के साथ अभी बीजेपी लीड कर रही है और 36 सीटों के साथ उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। आइए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट्स हैं वो देखिए आपके सामने हैं। इसमें जम्मू रीजन में आप देख रहे हैं, जम्मू रीजन में जहां पर बीजेपी का दबदबा ज्यादा है वहां 43 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है 27 सीटों के साथ। इसके अलावा कश्मीर जो आप घाटी का जो इलाका है, 47 सीटें इसमें आती हैं। इसमें बड़ा फायदा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, तो ये 39 सीटों के साथ आगे लीड कर रही है। पार्था हमारे साथ मौजूद है, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। पार्था, बड़ी बात यह है, हरियाणा से शुरू करते हैं, दोनों बताएंगे, हरियाणा भी और जम्मू कश्मीर भी। तो हरियाणा से शुरू करते हैं। क्या ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर रहे जो कांग्रेस के लिए डेंट हो गए और कांग्रेस की उम्मीदें टूटी हैं इस रिजल्ट से? देखिए इधर क्या है, थोड़ा अगर देखेंगे इंटरेस्टिंग है। अभी प्रेजेंट जो नंबर है तो बीजेपी का देखिए, बीजेपी 50 सीट्स में आगे है, कांग्रेस 35। वोट शेयर में अगर देखेंगे तो देखेंगे वोट शेयर में देखिए कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है। नहीं तो फिर क्या है, 0.4% वोट शेयर में कांग्रेस आगे है। बट सीट में आप देखेंगे कांग्रेस काफी पीछे है, कांग्रेस पीछे है, वोट शेयर में आगे है। हाँ, और जनाधार बड़ा है। नहीं तो वोट शेयर इज अ बेस, नहीं बेस है, बट क्या है कुछ एरिया में कांग्रेस के साथ मतलब फाइट बीजेपी नहीं दूसरा किसी का हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, तो बीजेपी कुछ सीटों में शायद 3rd पोजीशन में जा रहा है। ओके, इसीलिए कि आपको वोट शेयर में दिखाई दे रहा है कांग्रेस हर सीट में आता है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आ रहा है। सबसे बड़ा डेंट क्या है, सबसे बड़ा नुकसान? ये देखिए क्या है, ये जो क्या है, कांग्रेस बीजेपी मिलाकर देखिए 80% वोट शेयर आ रहा है और ये 10% अदर्स है।
तो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्होंने डेंट किया है। कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये वोट शेयर काफी कम रहेगा, तो इसमें मैक्सिमम जाट कैंडिडेट्स ज्यादा है, तो ये वोट अगर समझ एडिशनल 2-3% आ जाता था तो शायद नंबर अलग होता था। नंबर 1। नंबर 2 अब देखेंगे बहुत सारे जितना लोग सर्वे किया है सभी का ही नंबर एक गलत, मतलब सभी ने वो डायरेक्शन पकड़ नहीं पाया, क्योंकि ग्राउंड में इतना नॉइज था कांग्रेस का फेवर में, स्पेशली फ्रॉम द जाट समुदाय। मतलब दिशा नहीं तय कर पाए और कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई, जो नॉइज दिख रहा था ग्राउंड में उसके उलटफेर हो गया, तो एक साइलेंट एक रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, यानी साइलेंट वोटर ने अपना काम किया और साइलेंटली बीजेपी को जाकर वोट किया। जो इंडिपेंडेंट भी थे वो भी कांग्रेस से एक तरह से छीन लिए। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं पार्था जल्दी से, और वो घाटी का ये इलाका, जम्मू रीजन भी और घाटी भी। अब देखिए इधर बहुत इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, तो सरकार तो एनसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर बना रहा है जी। तो इधर बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस का आप देखेंगे 6 सीट में आ गया है। ये 6 सीटों जो 6 एमएलए बनने जा रहा है, ऑल 6 मुस्लिम कम्युनिटी से, कांग्रेस के। एनसी का देखिए 6 सीटों पर जो कांग्रेस जीती है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट जीते मतलब आगे है, जो आगे हैं। ओके, अभी 41 सीट्स में एनसी आगे है। ठीक है, इस 41 में आप देखेंगे हिंदू कम्युनिटी से सिर्फ 2 ही है, मतलब 2 एमएलए अभी बनने जा रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से, मतलब रीजनल प्रेफरेंसेस हुई है। हाँ, तो अब देखेंगे बीजेपी का देखिए 29 एमएलए है, ऑल 29 एमएलए हिंदू कम्युनिटी से है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नहीं मुस्लिम को टिकट दिया है बट जीत नहीं पाया, लेकिन जीते सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से। आप देखिए ये जो मैप से ना क्लियर दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में ये देखिए ऊपर का जो पोर्शन है बीजेपी देखिए कहीं पर आपको सैफ्रन दिखाई नहीं दे रहा है, और अब नीचे का जो पोर्शन आप देखेंगे पूरा आपका सैफ्रॉनी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो दक्षिण का है, जो दक्षिण का है, दक्षिण मतलब क्या है, जो जम्मू का पार्ट है जी। तो मतलब क्या इधर वोटिंग पैटर्न में भी आप एमएलए कैंडिडेट सिलेक्शन से सब कुछ रिलीजियस पोलराइजेशन इधर बहुत दिखाई दे रहा है। तो रिलीजियस पोलराइजेशन जो हुआ है, जो ध्रुवीकरण हुआ है, वो कैसे हुआ है, मतलब उस पे क्या खास फैक्टर रहा? नहीं उधर देखिए जो कश्मीर जम्मू में थोड़ा आपको तो मतलब जम्मू कश्मीर हिस्ट्री ऐसा है आप समझ लीजिए, तो इसीलिए रिलीजियस पोलराइजेशन है। तो लेकिन जो सरकार बनने जा रहा है, सरकार बनाने में ये फैक्टर काम करेगा। उसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे आप लेकर आएंगे सब कम्युनिटी को, कैसे आप असेंबल करेंगे। पद्मजा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और ये जो 2 कैंडिडेट जीते हैं हिंदू कम्युनिटी से, क्या उन्हें सरकार में हिस्सा भी दिया जाएगा? बहुत बड़ी बात है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीड कर रहे हैं। ओवर टू यू पद्मजा। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। क्या बड़ी खबर इस वक्त की है? हमने आपको पहले ही बताया है कि मुलाकातों का दौर चल रहा है, फोन पर बात हो रही है। जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने नायब सैनी से बात की, सीएम सैनी से अमित शाह की बात हुई है, उनकी जेपी नड्डा से भी बात हुई है। गौरव और खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान बैठक कर रहे हैं। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आगे की रणनीति पर क्या चर्चा चल रही है अमोद? देखिए पद्मजा, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी पहले सुस्त थी और बीजेपी को लग रहा था कि एक बार ट्रेंड सेटल हो जाए उसके बाद से आगे की रणनीति बनाया जाए। अब नेताओं को ये लगने लगा है कि वहां सरकार बनाने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है आंकड़ा, और इस बातचीत के तहत ही गृह मंत्री की जो बातचीत अभी हुई है नायब सिंह सैनी के साथ, तो निश्चित तौर पे कहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है उन्होंने अपडेट दिया है उनको, और जो अभी ट्रेंड दिख रहा है जिसमें कम मार्जिन से जो सीटें हैं उनमें कितनी संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है इस बैठक में, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक। और बीजेपी अब सरकार बनाने को लेकर धीरे धीरे अपने आप को पुख्ता मान रही है, और बीजेपी अब तक मैं आपको बताऊं कि पार्टी दफ्तर में कोई जश्न नहीं मनाया गया। हालांकि हरियाणा में उसको लेकर जश्न मनाना शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यालय में अभी तक जश्न नहीं मनाया गया है, क्योंकि सोच समझकर पार्टी आगे बढ़ना चाह रही थी। नहीं, ये तो लगातार बातचीत चल रही है कि कांग्रेस के दफ्तर में 8 बजे से पहले जश्न मना लिया गया, बीजेपी के दफ्तर में अभी भी वेट एंड वॉच का हम स्टैंड देख रहे हैं। लेकिन ये जितना मंथन चल रहा है अमोद, चाहे वो खट्टर के घर मीटिंग हो, चाहे सीएम सैनी से अमित शाह की और जेपी नड्डा की बात हो, इसका एजेंडा क्या है? सीएम तो सैनी है ना, क्योंकि ये तो खुद मंच से अमित शाह ने कई बार कैंपेनिंग के दौरान भी कह दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है, पार्टी के अंदर भी कोई शंका नहीं है और पार्टी के अंदर नेताओं के बीच भी कोई शंका नहीं है। सीएम सैनी ही रहेंगे और वही बनेंगे, क्योंकि एमएल खट्टर पहले 9 साल तक वहां मुख्यमंत्री रहे हैं और सूबे को उन्होंने चलाया है, तो उनका एक मजबूत वहां के बारे में अपनी जानकारी है। तो जो अभी फिलहाल बैठक धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव के साथ उनकी जो चल रही है, तो आगे की रणनीति को लेकर चल रही है, क्योंकि करीब माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार जीत का जो ट्रेंड
ट्रेंड है वो दिखा रहा है कि जो लीड है वो बहुत कम है, छोटा है मार्जिन। तो उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या उसमें दिख रहा है, इन तमाम विषयों पे चर्चा हो रही है। जब इस तरह का माहौल होता है तो पार्टी नेता आपस में चर्चा करते हैं और एमएल खट्टर से ज्यादा बेहतर ढंग से वहां के बारे में कोई बता नहीं सकता। इसलिए वहां के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ बैठक कर रहे हैं और सीएम सैनी के साथ पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री दोनों की बातचीत हो रही है। तो पार्टी एक एक चीज का जो है ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही है और इसलिए बीजेपी जो है कि वैसे तो ये बाइपोलर ही दिख रहा है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, पर अदर्स जो हैं, जो कुछ इंडिपेंडेंट्स लड़े हैं, जो बागी थे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, उनमें से भी 4 अभी आगे दिखाई दे रहे हैं रुझानों में और 2 हैं इन INLD के। इनसे भी बातचीत, इनसे भी क्या बात करने की जो हॉटलाइन है वो तैयार रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी तमाम जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें खास करके बीजेपी के जो तरफ से 2 बागी उम्मीदवार थे उसमें एक सावित्री जिंदल हैं और एक दूसरे नेता भी हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो उनको पार्टी फोल्ड में जोड़ने की कवायद भी करेगी बीजेपी और साथ ही अगर जरूरत पड़ता है तो अन्य घटक दलों से भी बात कर सकती है। जैसे कि INLD लीड कर रही है 2 से 3 सीटों पर, कभी आगे पीछे हो रही है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन पार्टी फिलहाल ऐसा मान रही है कि इसकी संभावना भी नहीं लगेगी और सीधे अपने गम पर ही बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति वहां की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए एक एक चीज पर अभी जो चर्चा हो रही है, जो ट्रेंड दिख रहा है उसके आधार पर चर्चा हो रही है और आगे क्या करना चाहिए, किस किस संभावनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या अलायंस की जरूरत है तो अलायंस की जरूरत के लिए IND से किसे बात करना होगा और बातचीत कौन कर रहा है, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है उनको कैसे साधा जाए, इन तमाम विषयों पे बीजेपी मंथन कर रही है। और बीजेपी का जो मशीनरी है वो पूरी तरह से एक्टिव है और सरकार बनाने को लेकर जो भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है उन तमाम विषयों पे अभी चर्चा और मंथन, चिंतन और स्टेप आगे उठाए जा रहे हैं। देखिए, जो दल बदलने वाले उम्मीदवारों का जो हम नाम दिखा रहे हैं अभी ग्राफिक में, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिसार से सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है, सबसे अमीर महिला प्रत्याशी है और उन्होंने हिसार से इंडिपेंडेंट लड़ा, भाजपा का टिकट उनको नहीं मिला। पर अभी देखिए चुनाव के नतीजे या रुझान क्या आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो 3रे नंबर पे हैं। सावित्री जिंदल बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रही हैं और वो एक बागी उम्मीदवार की तरह से उतरी एक ऐसे वक्त पर जब खुद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। पर कभी भी चुनाव के कैंपेन में मेरे ख्याल से सावित्री जिंदल ने सीधा भाजपा पे हमला नहीं किया, नहीं वो हॉटलाइन खुली छोड़ी गई नहीं किया। और ये पॉसिबिलिटी सबको लगती है कि सावित्री जिंदल मौका बढ़ने पर बीजेपी की मदद कर सकती है। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर अभी तो नतीजे कम आए हैं, रुझान ज्यादा है, धीरे धीरे नतीजों में रुझान कन्वर्ट हो रहे हैं। हम आपके सामने सारी पिक्चर लेकर आ रहे हैं कि इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सत्ता